大家好，我是小满。今天我们继续品一品印度专家的扎心大实话。这一次，他直接把中印两国的制造业和体制彻底对比了一番。开头就拿咱们中国单一个唐山市的钢铁产能，就直接完爆了整个印度。这产量差距，简直就是降维打击。说实话，唐山那小满也听过，现在的产能还是压着不给排满，真正满负荷炼钢，怕是2个印度都比不上。也难怪这位印度专家破防，拿唐山来比确实有点欺负人。而他后续不仅无情嘲讽了印度那种毫无规划的散装工业，更是毫不留情地戳破了西方天天吹捧的印度人口红利谎言。年轻人没有技能，找不到工作，那叫什么红利？废话不多说，让我们立刻切入正题，看看这位清醒的印度老哥是怎么把印度网友防线彻底击穿的。 चाइना सबसे सस्ता स्टील बेच देते हैं, ये भैया एक रीजन है वहां पे। चाइना में एक शहर है जिसका नाम है तांगशान। तांगशान इज देयर स्टील कैपिटल। एक शहर के अंदर वहां पे 300 मिलियन टन स्टील बनने की कैपेसिटी है साल की। हमारा देश में अलग अलग जगह लग करके टोटल 160 मिलियन टन की कैपेसिटी। वहां एक शहर के अंदर 300, सर सोचो कितना ज्यादा स्टील होगा। पूरे देश में 160, वहां पे एक शहर के अंदर 300। ठीक है, अब वो जो 300 होता है सर, उसके लिए क्या किया, पूरा एस्टैब्लिश वहां पे रेल लिंक्स वगैरह सब कुछ टू द प्लांट्स वहां पे बने हुए हैं कोल माइन से। हमारे यहाँ कोल किस लेवल पे कैसे क्या ट्रांसपोर्टर वहां पे कैसे हो रहा है, उसका दिन रात का अंतर आ जाता है। कॉस्ट वैसे सर ऑप्टिमाइज किया जाता है। वहां पे पावर लाइंस उस हिसाब से पूरी बनाई गई है, जो ये नहीं खाली 1-2 प्लांट्स को जाती है। 300 मिलियन टन के लिए वो बना है सब कुछ। हर चीज अब उस स्केल पे बना है। कितना ऑप्टिमाइज है सर सिस्टम। उनका स्टील सर इसलिए सस्ता बनता है। सेम गोज फॉर एवरी सिंगल इंडस्ट्री। भाई ओवरऑल अगर प्लानिंग होगी ना तो सब कुछ ठीक ही होगा। अगर आप आगे सोच के आज ये हो रहा है, आगे ये करना है, ये रिसोर्सेज हैं तो करेगा। अभी सबके अलग अलग प्लान्स हैं। पहली बात, फ्यूचर विजन किसी का नहीं कि 10 साल बाद क्या करना है। दूसरा, रिसोर्स का इकट्ठा नहीं है, तू तेरे हिसाब से देख ले, मैं मेरे हिसाब से देख लूँ, और हर 5 साल में इसने ये किया था तो मैं ये बंद करके ये चालू करूंगा, तो उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सर, एक सिंपल सी बात लीजिए, कोई ऐसी जगह जो कि अंदर की तरफ है, राइट, इनवर्स आती है, उधर क्या कोई भी एक्सपोर्ट लेड प्लांट लगना चाहिए आइडियली? नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो समुद्र के थ्रू होगा, पोर्ट के पास होगा, उतना तो आपको ऑप्टिमाइज होगा। फिर भी इंडस्ट्री अंदर क्यों लगती है, बाहर क्यों नहीं लगती सर? क्योंकि इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, आप अंदर प्लांट लगाओ। इंसेंटिव शुड बी कि आपका नेशनल ग्रोथ हो, या फिर ये कि भाई हर जगह हर तरह का प्लांट लगना चाहिए। हर जगह हर तरह की इंडस्ट्री जरूरत नहीं है, खुलना चाहिए। हर जगह हर चीज की नहीं नीड है ना। वही पैसा अगर लगाया जाए कि जितनी भी हमारी कोस्टल बाउंड्री है इंडस्ट्री से भर दें हम, देश कहीं का कहीं जा सकता। लेकिन फिर ये आएगा कि भैया खाली वहीं पे क्यों इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे दूसरी तरह की इंडस्ट्री होनी चाहिए, और भी तो चीजें हैं, लेकिन एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री सारी वहां पे होनी चाहिए। चाइना में सर देखो, लोग बोलते हैं कि चाइना में ग्रोथ बहुत ज्यादा आपकी वैसी है कि एक ही तरफ सारी ग्रोथ है, सारा सारा ईस्टर्न बेल्ट में वहां पे और सदर्न बेल्ट में वहां पे ग्रोथ दिखता है। दैट इज बिकॉज कोस्टल है। दे रियलाइज कि हमें एज ए नेशन विन करना है, हर स्टेट के लिए अलग से करके नहीं होता, बाकी स्टेट्स का अलग काम है। अब वो जो शिंजियांग है उसको ने क्या बना दिया, पूरा पूरा रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल। उसके थ्रू एनर्जी लेके यहाँ पे लाते हैं सस्ते में। सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे जहाँ से सारा ट्रांसपोर्ट होना है ऑप्टिमाइज्ड। मिनरल्स की माइनिंग हो रही है शिंजियांग में, वो उसके लिए अच्छा है, वो चीज़ वहाँ पे करो। लेकिन साथ में इंश्योर करो कि अगर किसी स्टेट से कोई चीज़ का बेनिफिट बाकियों को मिल रहा है तो वहाँ पे वापस ग्रोथ पहुंचे। अगर बिहार से, अगर झारखंड से, छत्तीसगढ़ से सारे मिनरल्स निकल रहे हैं, कोयला वहां से निकल रहा है जिससे पूरे देश का बिजली चल रहा है, तो वहां पे ग्रोथ होनी चाहिए। और वो नहीं हो रही है तो दिक्कत है। सही बात है, पहुंचे तो सही उनके पास, exactly. तो सही इंडस्ट्रीज वहां लगनी चाहिए जहां होनी चाहिए, जहां से उसका रॉ मटेरियल आ रहा है उसको उसका बेनिफिट भी पहुंचना चाहिए। अगर वहां पे बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है तो वहां पे आता है आपका कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है, उससे आती है दिक्कत। चाइना वो वाली चीज क्रैक कर रहा है, हम वो नहीं कर रहे। तो सर एक चीज मेरे को जो डर लगता है, कई लोग कहते हैं भाई इस समय इंडिया का दिन है, इंडिया आने वाले 25-30 साल इंडिया के, क्यों? मैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इतना बड़ा यूथ है, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, तो हम जीतेंगे। लेकिन अभी जो इंफ्रा की शॉर्टेज है, यूथ में स्किल की शॉर्टेज है, अभी जॉब नहीं है, एआई घुस रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं 20-25 साल में हम, मतलब ये एडवांटेज है पर हम उठा नहीं पाए, ऐसा तो नहीं है? हिंदुस्तान दुनिया का आईटी बीपीओ का किंग है, राइट। नंबर 2 पे फिलीपींस आता है। फिलीपींस वाले बोल रहे हैं सारा जाएंगे, क्यों? एआई के कारण सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। बीपीओ में क्या होता है, कॉल सेंटर्स एंड वो सब, यहाँ पे वो सब जा रहा है। हमारे यहाँ पे सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आप सर एक बात को समझिए, हमारी सरकार ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज एट रिकॉर्ड लो, लगभग 5% के आसपास का नंबर है, जो कि पीएलएफएस का सर्वे होता है उसके हिसाब से नवंबर का। लेकिन जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके अंदर 15 से 29 की उम्र को गिना जाता है, 15 to 29 एज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज अबाउट 15%।
फिर भी बहुत कम है। और आप सोचो इंडिया लेवल पे 15% है तो। लेकिन प्रॉब्लम सर कहाँ आती है, जब आप जाके पढ़ते हो कि ये नंबर्स कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं। आप जब पढ़ते हो डेफिनेशन सर क्या बोलती है कि अगर मैं सड़क के किनारे बैठा हूं हफ्ते भर से किसी चाय की टपरी पे, और कोई दुकानदार आके बोले कि चल आजा गोडाउन से सामान उठा के ट्रक पे चढ़ा दे, घंटे भर का काम है, तो 100 रुपये दूंगा। अगर किसी भी व्यक्ति को हफ्ते भर में घंटे भर का काम मिल गया, वो एम्प्लॉयड कहलाता है हिंदुस्तान में। क्या आप इसको एम्प्लॉयमेंट कहोगे सर? नहीं, बढ़िया कहलाता है सर ऑफिशियल लैंग्वेज में। अब जब मैं इसको कॉल आउट करता हूं तो लोग क्या बोलते हैं कि ये तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशन हर जगह होता है। ठीक है, आप स्टैटिस्टिक्स में आप खेल लो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, बट डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड? आंसर इज नो। प्रॉब्लम सर किससे सॉल्व होगी? बाय ब्रिंगिंग इन इंडस्ट्रीज एंड बाय एम्पावरिंग न्यू पीपल टू स्टार्ट बिजनेसेस। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम्स एंड बाकी चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो खाली सेलेक्ट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को ही मिल रहा है, कुछ इंडस्ट्री को, कुछ लोगों को, कुछ एरिया को। भारत डेवलप नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। वो जो 6 शहर 40% दे रहे हैं, वो अब शायद 45 दे देंगे। बाकी भी तो करो सर, बाकी नहीं करो तो भी ठीक है, पहले इनको तो कम से कम ठीक करो, इनको भी ठीक तो करें। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आता, वाई शुड वी सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन दिल्ली लुकिंग लाइक बीजिंग। बीजिंग ने जो कुछ भी सर किया है, उस इतनी बेइज्जती के बाद जो 2008 में उनका हुआ, इतना पोल्यूशन सब में, उसने ओलंपिक सारा कराया, जो भी टर्न अराउंड सर वो 10 साल के अंदर हुआ था। हम क्यों नहीं कर सकते 10 साल के अंदर कि हम दिल्ली को ऐसा बनाएं? मुंबई को, चलो दिल्ली को छोड़ो, मुंबई को क्यों नहीं वैसा हम बनाते? एक शहर बना देंगे ना सर, टेम्पलेट बन जाता है, बाकी शहर भी करते हैं भाई। वो तो कॉपी पेस्ट हो जाती है चीजें। हमारे यहाँ पे उतना नहीं है, लेकिन इंदौर ने जो करके दिखाया सफाई के मामले में, राइट, बहुत सारे शहर एक एक कॉपी कर रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ पॉकेट्स में हो रहा है, राइट। सर इंडियन कंपनियां ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं बना पाती? कैपेबिलिटी इशू है या इंटेंशन इशू है? सर मैं ये कहूंगा कि हमारे वो सोच नहीं है, और सोच इसलिए नहीं कि हम करना नहीं चाहते, इट्स मोर बिकॉज कि हम बाकी चीजों में इतने उलझे रहते हैं, हम सोच नहीं पाते। मिनीसो सर आपने सुना है? मिनीसो सर एक चाइनीज ब्रांड है, जो कि लोगों को लगता है एक जापानीज ब्रांड है, क्योंकि वो लिखते हैं मिनीसो अ जापानीज डिजाइनर ब्रांड। वो लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि भैया हम जापानीज डिजाइन से इंस्पायर्ड ब्रांड है, लोगों को लगता है जापानीज ब्रांड है। तो पहली बात तो वो, जब मिनीसो सर जब चाइना में शुरू हुआ तो 2 साल के अंदर ही दे हैड 200 स्टोर्स, एंड तीसरे साल में वो इंटरनेशनल चले गए। आज ही उनके दुनिया भर में, ये 15 साल से कम की ये कंपनी है, दुनिया भर में आज उनके 8000 स्टोर्स हैं, फ्रेंचाइजी खुद के मिला करके। इंडिया में भी इसके बहुत सारे स्टोर्स हैं। इंडिया में इनके लगभग कितने 180 स्टोर्स हो चुके हैं, ऐसे कुछ हो चुके हैं, तो जम के यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। पॉइंट है सर, 2 साल के अंदर ही इंटरनेशनल गई थी। इंडिया में सर कितनी कंपनीज को आप जानते हो जो ये करें? कई कंपनी से जो कर रही है डिकेड के बाद भी नहीं होती इंटरनेशनल, बहुत बार नहीं करती, और जो करती भी है सर, अब उसका पैटर्न आपको बताता हूँ। टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, इंटरनेशनल जा रही हैं, सबके सब उधर ही जाती है जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है, कि वहीं के इंडियंस को कर देंगे। पहले यहाँ के इंडियन, फिर दुबई के इंडियन, फिर यूएस के इंडियन, फिर इधर के इंडियन। बिल्कुल, दूसरे कस्टमर पे हाथ नहीं लगा रहे अभी, लेकिन खाली वहीं पे खोल रहे जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है। मतलब क्या हुआ? हम फॉरेनर्स को अपना माल नहीं बेचना चाहते, हम एनआरआईज को बेचना चाहते हैं। क्यों? आसान लगता है, क्योंकि वो हमारे ब्रांड को पहचानते हैं। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। माइंडसेट इशू हुआ बेसिकली, तो माइंडसेट भी है, प्लस अदर थिंग इज चाइना में, एज ए सेड, बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है वी आर मेंट फॉर ग्लोबल डोमिनेशन। तो आपको डे 1 से ग्लोबली सोचना है, आपको ग्लोबल के हिसाब से ही बनाना है। उसके लिए जो भी रास्ते, हिंड्रेंसेस सब हटा दिए गए हैं। इंडिया में क्रिएटर्स की कमी तो है नहीं, कितने क्रिएटर्स कुछ अलग कर रहे हैं, आप सोच के देखो, घुमा फिरा के वो आपको वही नाम आएंगे। और वो क्यों है सर? उनका अच्छा खासा टाइम तो दूसरी चीजों में, टेंशन में ही चले जाता है ना, कि यार इसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उसके डील करो, ये सब करो। अब एक सिंपल सी चीज, मैंने सर अपना फॉर्मल में बिजनेस अभी मैंने से शुरू किया। हाँ, मेरे को जीएसटी रजिस्टर करना था, मेरे को दिक्कत आ रही, सबसे मेरे को एक सीए मेरे को लेके आना पड़ा। सर मैं आपको बोलने वाला था, अभी आपने बोल दिया। आपने जब कहा ना कि मैं बच्चे के सर्टिफिकेट के लिए घूमा और मिला नहीं, और पैसे तो मैं खिलाऊंगा नहीं, और 2 फोन किए तब जाके मिला। मैंने कहा ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो इसको पता पड़ेगा इंडिया की चीज। इन्हें रिसर्च बहुत की है, लेकिन अभी इसको बिजनेस करना पड़ेगा। सर मैं ऑलरेडी मजा आएगा दुनियादारी का। आप सर सोचिए, मेरे को बिजनेस करता शुरू किया, मेरे को 2 महीने नहीं हुए सर। मेरे सबसे लिए नीड क्या आई, मैं आइडियली मैं बिजनेस के लिए स्किल वाले अपने लोग लेके आऊं, जिससे मैं अपने जो काम है, जो एक्चुअली ऑफरिंग है, उसको मैं बढ़ा सकूं। फर्स्ट पर्सन आई ब्रॉट इन इज अ सीए, अदर पर्सन आई एम हायरिंग राइट नाउ इज एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मेरे कोर बिजनेस ऑफरिंग से लेना देना नहीं है, इट इज अ सपोर्ट फंक्शन। क्या वो स्टार्ट में इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए? बट बिकॉज कंप्लायंस नीड ऐसी कि कल को मुझे बहुत भारी पड़ेगा, आई हैव टू फर्स्ट हायर एन अकाउंटेंट जो हर महीने का पूरा चार्टर रखे कि मेरे क्या क्या पैसे गए और क्या क्या पैसे आए, कहाँ से।
मेरे को तो समझ नहीं आता कि मैं कहीं पे आके पेट्रोल डला रहा हूँ, उसकी एक वो जो पर्ची है वो मुझे ला करके एक फाइल में क्यों लगानी पड़ रही है? क्या हमारी सरकार हम पे इतना विश्वास नहीं कर सकती, या फिर ऐसा सिस्टम नहीं बना सकती कि हमें ये सब ना करना पड़े? और अब क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत लोग क्या करते हैं, फर्जी पर्चियों का भी एक धंधा चलता है अपने एक्सपेंस चलाने के लिए, आपको ही पता है। पहले तो सर ये होता है कि जो आदमी होता है वो बोलता है कि भैया हर जितनी बार वहां पे जाए पेट्रोल बनाए, वो बोलता है कि भाई 2000 डलवाए 5200 की बना दो ना, 5000 की बना दो पर्ची। पहले तो ये वाला गेम होता है। फिर ये होता है कंपनीज में भी होता है कि जो एम्प्लॉयज उनको भी अपने एक्सपेंस दिखाने हैं, उसका उसमें इनकम बचता है, तो वो भी फिर आपस में सब लोग वही वाली पर्ची की फोटो सेट करके आपको दे रहे होते हैं कि हाँ जी मैंने पेट्रोल डलाया है। सब लोग एक ही गाड़ी में बैठ के 4 लोग आते हैं, चारों की वही वाली पर्चियां लगती हैं। 20,000 का पेट्रोल से लग गया। सिस्टम ऐसे बना क्यों रखे हैं? इजी कर दो, छोड़ दो उसको। एंड प्रैक्टिकली वो सबका टाइम से खराब कर रही है, उन एम्प्लॉइज का भी कर रही है, उस कंपनी का भी कर रही है, और सरकार का भी नुकसान ही हो रहा है। भाई एक्चुअली क्या देखो, अगर आपको मैं बोलूँ खुली रोड है दौड़ो, तो आपका दौड़ने का मन करे, और आपको लगे यार रोड पे पानी भी है, गड्ढे भी हैं, कांटे भी हैं, और धूप भी ज़्यादा है, तो यार रहने दे दो, तो वो आदमी को एक्सपोर्ट करने में या ग्रो करने में सब तरह से पॉलिसी सपोर्ट सब दिखेगा, दौड़ जाएगा। नहीं दिखता तो कहता है चल ठीक है जाए वहीं सही है, उसका छाता डोल के बैठ जाता। सर एक और चीज़ है, ये 2 ट्रेंड है, डिस्टर्बिंग ट्रेंड मैं बोलूँगा, इस पर बात करते हैं। एक तो ब्रेन डेड टाइप का टॉपिक में आर्टिकल सुन रहा था, वो ऐसा था कि चाइना के बंदे, चाइना के स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, यूएस में, यूरोप में जा रहे हैं, और 2-5 साल रह के पीएचडी करके 4 जगह सीख के वापस चाइना आ रहे हैं, और फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया अपने कंट्री के एजेंडे को। इंडिया का स्टूडेंट अगर एक बार बाहर गया तो फिर वो बोरा बिस्तर लेके वहीं बैठा है, वो नहीं आ रहा वापस। तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन भी, बाहर जाना जरूरी है, सीखना है, एक्सपोजर है, चीज़ें हैं गुड, बट दे कम बैक, दे डो। अच्छा पहले मुझे लगता था इंडियन जाते हैं तो बाकी भी जाते ही होंगे, पर बाकी जाके सीख के वापस आ रहे हैं, इधर वापस नहीं आ रहे। ये क्या कारण लग रहा है आपको? सर एक सिंपल सी चीज़ है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर बहुत पहले, बहुत लोगों का प्यार भी मिला, जो कि एनआरआई है उनका प्यार मिला मुझे, जो हमारे देश वालों ने बहुत मेरे को सुनाया, बहुत गालियाँ दी। मैंने क्या लिखा था कि वी हैव टू ब्रिंग बैक दीज पीपल बिकॉज उनके पास वो स्किल सेट है जो कि हमें चाहिए, चाहे वो बैटरीज के अंदर हो, चाहे वो सोलर के अंदर हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो टेक के डोमेन में हो, एआई में हो। वी नीड दोज पीपल आउट हियर टू बिल्ड दोज थिंग्स, बट उसके लिए we'll have to probably give them 10 ईयर का वेवर ऑन इनकम टैक्स, और मे बी सब्सिडाइज हाउसिंग, या फिर लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी देना पड़ेगा, बहुत कोई ऐसी चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी। लोगों ने उसको क्या बना दिया, भाई तुम तो स्कीम बता रहे हो जिसके लिए लोग पहले छोड़ के जाएंगे ताकि 5 साल बाद दोबारा वापस आए। अब मैं आपको बताता हूँ स्कीम मैंने क्यों बोली थी कि होनी चाहिए, क्योंकि चाइना में एक स्कीम है जिसको बोलते हैं सी टर्टल्स। सी टर्टल्स, समुद्री जो कछुए होते हैं ना, उनका क्या कहना है कि कछुए जब पैदा होते हैं वो बीच पे होते हैं, फिर उन्हें समुद्र में छोड़ दिया जाता है। और ये नहीं चाइना वाले छोड़ते हैं, जो कछुए की जो माँ होती है, जो बाप होते हैं, वही उन्हें आज़ाद कर देते हैं। बच्चा आज़ाद जब समुद्र में इतने टाइम जब रहता है, वो हर तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके आता है, तो सीख जाता है कि अच्छा ठीक है जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। और कई साल बाद वो कछुआ वापस उसी बीच पे आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सी टर्टल्स। अब सी टर्टल की स्ट्रैटेजी है चाइना की कि जो लोग गए उनको वापस लेके आओ। वो बाहर गया, उसने सीख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, 5 साल 10 साल 15 साल, नाउ ब्रिंग देम बैक एंड देन वी विल यूज दोज क्रॉप आउट हियर टू बिल्ड आवर टेक। उसके लिए अब कैसे लेके आओगे, खाली बोलने से तो नहीं होता। दे आर एक्चुअली गिविंग देम टैक्स सब्सिडीज, चीपर हाउसिंग, प्लस कमिटेड रिसर्च ग्रांट्स। यहाँ पे अगर किसी को वापस ले भी आओ तो उसको रिसर्च करने के लिए उसका दिमाग उसका खराब हो जाए, मैं कैसे करूँ, राइट? क्योंकि उसको ग्रांट कहाँ से मिलेगा? मिलेगा तो यहाँ क्या मिलता है, लाख रुपए का ग्रांट, 10 लाख का ग्रांट। कोई बहुत अच्छा कुछ करे तो मिलता है 1 करोड़ 2 करोड़ का ग्रांट। वहां पे $1 मिलियन ग्रांट्स आपको इजीली आपको मिलते हैं ऑन कमिटमेंट बेसिस किया, वापस आयो, बहुत उसका फर्क आता है। तो वी हैव टू डू दैट, अदरवाइज नहीं होगा। 2011-12 के बाद से चाइना ने ऐसे किया कि जो भी हमारे यहाँ का ऑफिशियल है, सरकारी आदमी, अगर उसके बच्चे फैमिली बाहर सेटल्ड है, फैमिली बाहर है, वाइफ बाहर रहती है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, शायद वहीं शादियां करेंगे, तो यार ये तो वेस्ट में रह लिए। अब ये पॉलिसी ऐसी कैसी बना सकते हैं जो कि हमारे फेवर और एंटी वो हो, मतलब एंटी वो भी नहीं, मतलब हमारे फेवर की बात कैसे करेंगे जबकि इनके फैमिली तो आई नहीं, इनकी फैमिली तो बाहर है। तो उन्होंने बाकायदा आइडेंटिफाई कर करके कि जिस ब्यूरोक्रेट की या जिसकी फैमिली बाहर रहती है उसको धीरे धीरे सिस्टम से बाहर किया कि हमारे सिस्टम में वही सरकार, वही मंत्री, वही लोग रहेंगे जिनका परिवार भी यहीं रहता है। कि परिवार बाहर रहेगा तो यहाँ की कैसे सोचोगे। ये पॉलिसी चाइना ने इम्प्लीमेंट की है बाकायदा। नहीं सर, मेरे को नहीं पता इस पॉलिसी के बारे में, बट मैं पढ़ूंगा जरूर। तो बेसिक सर बात ये है कि
You have to actually incentivize them to come back. सर मनी ड्रेन भी हो रहा है, ब्रेन ड्रेन तो बरसों से हो रहा था, अभी 5 साल से मनी ड्रेन बहुत ज्यादा चालू हुआ है कि पैसे वाले लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। सर वो हमेशा से जा रहे हैं, इट्स जस्ट दैट पैसे वालों की जब तादाद बढ़ ज्यादा रही हो है। गया। अच्छा। पैसे वाली तादाद भी तो सर बढ़ रही है ना। मैंने रिसेंट में एक पोस्ट भी डाला था। सो मैं एक इवेंट में गया था, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात किसी ने करवाई एक सेटल अब्रॉड कंसल्टेंट से। सेटल अब्रॉड बोलने सिंपली हल्का गलत लगता है, बट बेसिकली ये लोग वो होते हैं जो कि लोगों को हेल्प करते हैं बाहर जाके सेटल होने में। तो मैंने उनसे पूछा कि यार सर मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि आपका बिजनेस किन लोगों से आता है, ज़्यादा लोग कौन जा रहे हैं इंडिया से? मेरा अजम्पशन था लोग ये बताएंगे वो बिजनेसमैन जिनको टैक्स देना नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उनको लगता है टैक्स बर्डन मैं इतना क्यों दे रहा हूँ, जो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर मेरा था अजम्पशन। उन्होंने क्या बताया, वो पैसे वाला आदमी जिसके घर में एक बेटी है, इसके घर में एक बेटी है, कि उसको यार मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखना चाहता। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट कि अमीर लोग जा रहे हैं, कोई नौकरी के लिए जाए अलग बात है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू सॉल्व फॉर, कि किसी को बाहर जाना पड़े चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, वो बाहर जाए इसलिए कि यार मैं अपनी बच्ची को बाहर सेटल करूँ। बहुत बुरा लगता है। मैं आपको जेन्युइनली बोलता हूँ, मेरी भी बेटी है, 1 साल की है अभी। मैं जो देखता हूँ बाहर माहौल, मेरे मन में आता है यार मैं इंडिया में, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इंडिया में कहाँ जाके सेटल हूँ कि मेरे को इससे बेटर मिले। बट पॉइंट इज पूरे हिंदुस्तान में हमें ये घुमा फिरा के, चलो मैंने 5 नाम गिनाए, 7 नाम गिनाए, 20 ऐसी जगह होंगी हिंदुस्तान में, 20 ही ऐसी जगह है जहाँ पे हमें लगे कि हाँ भी लड़की रात को 2 बजे बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं अकेले। सही बात। दर्द होना चाहिए। हाउ डू वी सॉल्व फॉर दैट? दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू फिगर आउट। अब लोग बोल सकते हैं कि मेंटालिटी का इशू है, साली मेंटालिटी की बात नहीं है सर, डर का भी है। डर होना चाहिए यार, लड़की को कुछ कर दिया ना हालत खराब हो जाएगी किसी भी तरीके से। बाहर के देशों में डर होता है, सिंगापुर में सिर्फ जाके देखो, सुनने को नहीं मिलता ये जो हम शब्द सुनते हैं ना, रेप, मॉलेस्टेशन एटसेट्रा, वहां सुनने को नहीं मिलता सर। सबको पता भैया होगा क्या। चाइना में बहुत कम सर केसेस होते हैं एक्चुअली, जो ऑफिशियल डेटा कोई विश्वास नहीं करे अलग बात है, बट जो डेटा उसके हिसाब से होते नहीं सर, बहुत कम केसेस है कि रेप सुनने वाले। वो भी तो हमारे बराबर का देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वहां सर क्यों नहीं होता कि सबको पता भाई यार ऐसा कुछ किया और पकड़े गए, होगा क्या। हमारे साथ डर नहीं है, देखी जाएगी, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले तो ये पता है ना कि बात दबा दी जाएगी। अगर किसी ने किसी लड़की के साथ कुछ कर भी दिया तो पहला स्टेप क्या होता है कि लड़की के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि चल ठीक है जाने दे, अब बात को दबा दे वरना तेरा नाम खराब होगा। वो लड़की जब बाहर जाती है, अगर वो बच्ची है तो गलत उसके साथ हुआ है, लेकिन सोसाइटी के वाले अपने बच्चों को उसके साथ खेलने से मना कर दे, नहीं उसके साथ नहीं खेलना। उस बच्ची की गलती थी, जिसने किया उसके साथ गलती थी। फिर क्या होता है, क्योंकि उस लड़की ने शिकायत करी तो और होता है कि भाई नहीं ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना, कि लोगों को डर लगता है क्या पता वो लड़की ही ऐसी हो, छोटे कपड़े पहन के गई होगी, छोटे पहने बड़े पहने, दिक्कत तो दूसरे के अंदर है ना, क्योंकि हरकत किसी और ने करी। तो इस तरह की दिक्कतें हाउ डू वी सॉल्व फॉर इट, दोज आर नेशनल प्रायोरिटीज। और वो एक ही तरीके से डर बिठाना पड़ेगा। सबके व्यूज अलग हो सकते हैं, मेरा मानना है डर एक सोल्यूशन है, और डर ऐसा होना चाहिए सर रूह कांप जाए करने चाइना में डर है तभी तो करप्शन कम कर रहे हैं। जो आपने कहा ना भाई, वहां तो सीधा टाटा बाय गायब हो जाता है आदमी। लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा भी कोई देश होता है बताओ, लोग गायब हो जाते हैं करप्शन करने में। बोला तो करप्शन करने वाला ही हो रहा है ना, उससे क्यों दिक्कत है हमें? हमारे यहाँ पे जो कुछ नहीं कर रहा, वाला गायब हो जाता है। नहीं सर, रिपोर्ट भी छोड़ो सर, हमारे यहाँ तो जो आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है वो इसलिए गायब हो रहा है, वो दुनिया से गायब हो रहा है क्योंकि वो चल रहा है, बीच में गड्ढा है जनकपुरी में दिल्ली में, बाइक उसके अंदर की आदमी गायब है। हमारे इसलिए हो रहा है कि रात को इतना कोहरा था, स्ट्रीट लाइट कोई जल नहीं रही थी, उस आदमी ने 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया सर नोएडा में, वो जाके पानी में गिर जाता है क्योंकि सड़क वहां खत्म हो गई, किसी को दिख ही नहीं रहा, इतना कोहरा था, लाइट नहीं जल रही थी कहीं भी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। 2.5 करोड़ उसने घर लिया सर, वो मेहनत कर रहा है आदमी, वो 20-22 लाख की सर जो एसयूवी चला रहा है, उसने सर उसके ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए से टैक्स उसने भरा है, रोड टैक्स हर चीज मिला करके, इसलिए कि उसकी गाड़ी किसी दिन इस तरह से नीचे गिर जाए। फिर वहां पे सर जो लोग जो पहुंचते हैं उसे बचाने के लिए, उनके पास इक्विपमेंट नहीं कि इस आदमी को बाहर कैसे निकाले, तो 2.5 घंटे वो आदमी चीखता रहता है मुझे बचा लो, और वो फिर वहां पे डूब के मर जाता है। उसका बाप सामने खड़ा है, वो रो रहा है मेरे बच्चे को निकाल दो कोई, सोच के देखो मेरी। सही बात है, राइट, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते ही। तो मेरा सर ये पॉइंट है, यहाँ पे ये लोग गायब हो रहे हैं सर, तो इससे अच्छा उन्हीं को गायब कर दो। यहाँ पे सर टू बी वेरी फ्रैंक, हमें सर ये नहीं पता कब हम किस तरह चले जाए। हाँ? सड़क पे चल रहे हैं कुछ हो जाए। मैं आपको एक्चुअल से एग्जांपल देता हूँ, सरकार को भी नहीं ब्लेम कर रहा मैं, मेंटालिटी सर क्या है कि कुछ होगा नहीं, वो जो होती है ना। मैं गुड़गांव से फरीदाबाद अपने घर जा रहा था, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, साइड से पीछे मेरे एक स्कॉर्पियो वाला जम के, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, पे मैं अब कैसे हटाऊं भाई, रेड लाइट है। वो साइड से निकलता है, एक टायर उसने चढ़ाया फुटपाथ के ऊपर, मेरी गाड़ी को रगड़ मारते हुए गया।
अब कहने को मैं पीछे कर सकता हूँ, मैं उसे रोकूं करूं, नहीं मेरे को क्या पता है उसकी गाड़ी में कोई नहीं सरिया रॉड कुछ होगा। मैं अपने घर पहले पहुंचूं, 12,000 13,000 20,000 जो भी लगे मैं अपनी गाड़ी ठीक करा लूंगा भाई। मैं ही कल को चला गया तो, और वो ही क्यों सर कर पा रहा है, हकीकत क्या उसे क्यों कर पा रहा है, जो भी उस गाड़ी के अंदर उसे पता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये जो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वाला जो फैक्टर है ना, ये गड़बड़ है। वो सर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सर हर एस्पेक्ट में। इसमें एक और वीडियो देखा था मैंने सिमिलर, एक बार एक बंदा रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है ना, कह रहा है मैंने गाड़ी देखी है थार और रॉन्ग साइड चला रहा हूँ, और किसी की हिम्मत है तो कुछ कह नहीं रहा मेरे को, लोग अपने आप साइड हट जाते हैं। लोग अपने आप साइड हट रहे हैं क्योंकि थार दिख रही है। तो मैं जो पैसे दिए ना इसी टॉर के दिए। एग्जैक्टली, आई सॉ दैट वीडियो। मैंने गाड़ी के पैसे नहीं दिए, मैंने टॉर के पैसे दिए कि थार में जा रहा हूँ, कोई कुछ कर नहीं पाएगा मेरा। तो ये वाली मेंटेलिटी है वहां सर। वो लोग गायब हो रहे हैं, कोई दिक्कत हमें उससे दिक्कत है, दिक्कत कोई नहीं, इनको गायब क्यों नहीं कर रहे हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम किसी भी दूसरे देश का कोई अच्छा एग्जाम्पल दें, अगर मैं चाइना की तारीफ कर रहा हूँ डजंट मीन मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ। नहीं, लोग ये मान के चलते हैं मैंने चाइना की तारीफ करी है तो मैंने इंडिया की बुराई करी है, तो पहले मैं चाइना वाले में लूप होल फाइंड करूँ। दिक्कत वहां पे आती है, लोग ये नहीं समझते कि मेरे को एक बड़ा असर वो लगता है, लोगों ने ना दो अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं, पेट्रियट और नेशनलिस्ट। एक पेट्रियट सर जो होता है ना, नेशनलिस्ट का क्या सर डेफिनेशन बना दिया गया है कि कुछ भी हो मैं प्रो इंडिया हूं। भाई साहब, प्रो इंडिया का मतलब ये नहीं होता कि मैं इंडिया के खिलाफ नहीं सुन सकता। प्रो इंडिया का मतलब ये होता है मुझे कुछ भी अगर गलत दिख गया मैं उसे ठीक करूंगा, क्या मैं उसके लिए सवाल उठाऊंगा। और वही आदमी होता है नेशनलिस्ट, सॉरी पेट्रियट। पेट्रियट का काम क्या होता है, मुझे कुछ गलत दिखा है तो मैं उसके लिए मैं सही करूँ, अपने देश को मैं आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। ना कि ये कि अरे हमारे यहाँ तो टीसीएस का इतना रेवेन्यू है जितना पाकिस्तान का जीडीपी नहीं है, ये बोल के आप पेट्रियट नहीं बनते हो यार। ये पेट्रियट का काम ये नहीं है कि आप दूसरे देश को नीचा दिखाओ, इररिस्पेक्टिव वो कोई सा भी हो, सोमालिया क्यों ना हो। पेट्रियट का काम है मैं ये देखूं मैं अपने देश को बेहतर कैसे बनाऊं, ना कि ये कि मैं देखूं पाकिस्तान से तो हम इतना आगे हैं। हमें खुशी किस चीज से मिलती है, इस बात से कि चलो हमारे यहाँ पे मेट्रो का ब्रिज है जिसमें ऑलरेडी क्रैक आ गया है। दिल्ली में डीएमआरसी का नया मेट्रो का मतलब की जो एक लाइन बनी है जिसमें ऑलरेडी क्रैक आ गया बड़ा सारा, एक गाड़ी थी उसके ऊपर पत्थर गिरा है, ये सब हमें इससे दिक्कत नहीं। हमें किस बात से दिक्कत है, भाई तूने वीडियो देखी कराची में जो मेट्रो जो बनी है ना उसके अंदर पूरा पानी में डूब गया वो, हम इससे खुश हो रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, दूसरों का नुकसान देख के खुश हो जाते हैं, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे देश में दिक्कत है उसको ठीक करते हैं ना। और तो जैन भाई इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं। आपके जो चाइना को अपन ने जो समझा, जो इंडिया में कमियां समझी, अब मान लो अगर हमको आने वाले 25-30 साल में हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को फायदा लेते हुए चाइना को बीट करना है, उसके बराबर आना है, तो हम क्या करना चाहिए, जो हमारी क्या कमियां हैं और हम क्या करें कि हम भी चाइना से ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान हमारे आगे क्या है, हम भी कभी कह सके चाइना भी हमारे आगे क्या है। सर मैं तो ये कहूंगा दो चीजें बस सॉल्व करते हैं। नंबर 1, मेरिट को कैसे रिवॉर्ड किया जाए हर लाइन के अंदर। अब कुछ लोग इसको अलग व्यू ले सकते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हर रिजर्वेशन भी कहीं लगा रहे हो, राइट। अब हर कैटेगरी के अंदर भी मेरिट वालों को प्लीज बढ़ोतरी दी जाए, कैसे भी करके हर जगह हर लाइन के अंदर मेरिट 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 होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आनी चाहिए। और किसी का प्रमोशन भी होना है सरकार के अंदर, इट शुड बी बेसिस आपने क्या डिलीवर किया है आपके टेन्योर के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन उस बॉडी जिसको आप हेड कर रहे थे, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो चाहे वो कोई पीएसयू हो, उसमें क्या आउटकम्स हैं उस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए आपका क्या बनना चाहिए, आपको आगे क्या मिलना चाहिए। हर तरफ मेरिट को बढ़ोतरी दी जाए। अगर बाहर कोई अच्छा कर रहा है, वो इंडियन नेशनल है, उसको हम क्या करके हम उसको यहाँ पे ला सकते हैं, उसको हम सपोर्टिंग एनवायरमेंट दे सकते हैं कि वो अच्छा कर सके। मेरिट के लिए सॉल्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सॉल्व दैट, बहुत बड़ा काम अपने आप हो जाएगा। दूसरी सर जो चीज़ है वो है डर बिठाओ। कुछ भी गलत किया डर लगना चाहिए। और बाय द वे मैं बता दूं सर, बहुत लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ कानून ही खराब है। कानून खराब नहीं है, इनफैक्ट हमारे कानून प्रोबेबली दुनिया में सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे सबसे स्ट्रांग। दिक्कत है इंप्लीमेंट नहीं होते। इंप्लीमेंट करने का कोई चाहे भी तो भी वो केस ही चलता है इतना लंबा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एज आई सेड अभी थोड़ी देर पहले, आई लॉस्ट माय फादर इन 2014 टू हिट एंड रन का एक केस। वो केस आज तक से चल रहा है, 2014 में सर हुआ था यार। अब दे दो मुझे भी क्लोजर, राइट। इस हद तक आ चुका है कि मतलब क्या मैं बोलूँ, आइडियली इतना नहीं लगना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। और मेरा तो सिर्फ फिर भी 10 साल हुए हैं। लोग हैं जिनके केस 30-30 साल पुराने चल रहे हैं। आदमी जा चुका है, जिसके खिलाफ केस किया वो जा चुका है, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है आज भी। क्या मतलब है? पॉइंट है सर, उससे क्या होता है ना, आदमी के अंदर डर खत्म हो जाता है। और ये नहीं कि खाली कोर्ट में पहुंचने के बाद मैटर फिर लंबा चलता है। कोर्ट में केस पहुंचते भी नहीं है बहुत बार, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले उसको लैक्स वे में लेते हैं। डर ये नहीं कि नाजायज डर होना चाहिए कि सरकार किसी को उठा के ले जाएगी, कुछ कर देगी, बट ये पता होना चाहिए देयर इज अ प्राइस टू डूइंग रॉन्ग थिंग्स। प्राइस विल हैव टू बी पेड, इररिस्पेक्टिव आपकी पॉकेट है या नहीं वो पे करने की। आप चाहे खाली साइकिल चलाते हो, चाहे आप सड़क पे मर्सिडीज चलाते हो, अगर आपकी वजह से सड़क पे किसी की जान जाती है
तो उसकी कीमत एक ही होनी चाहिए, और कीमत होनी चाहिए और वो टाइमली होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि भैया साल भर के अंदर कोर्ट का फैसला आएगा, ये आदमी ने अपील करना है, सब कुछ करके सुप्रीम कोर्ट तो भी चले 2 साल के अंदर मैटर सेटल्ड है। यहाँ वो होता नहीं है सर। सो पहली बात, जो रूल ऑफ लॉ बना उसको इंप्लीमेंट करो। सेकंड, टाइमली करो, और उसका जो जस्टिस का जो प्रोसेस है वो भी टाइमली हो। सब कुछ हो जाएगा सर। मेरिट एंड फियर, सारा गेम उसका है। ग्रेट सर। और सर आपकी बहुत सारी इनसाइट्स है क्विक कॉमर्स पे, ई कॉमर्स पे, स्टार्टअप सेक्टर, आईपीओ सेक्टर, तो उस पे हम के लिए आपको जल्दी जरूर बुलाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ That is very kind of you, sir. Thank you to you and your amazing team. It was lovely being here. इट्स प्लेजर सर, थैंक यू।看完这段，说实话，小满我真是觉得又好笑又可悲。印度的基建、体制、法治烂得简直让人绝望。一件普普通通的交通事故，居然能在法院里拖上10几年。这种令人窒息的社会效率，居然还天天做梦想要替代中国的全球供应链，简直是国际玩笑。他们天天吹嘘自己拥有最庞大的青年人口，结果呢，国家不给资源，年轻人没有技能，好不容易培养出几个精英，还全被恶劣的生存环境逼得连夜跑路。事实证明，所谓的印度崛起，根本就是建立在沙滩上的海市蜃楼。想靠这种系统性拉胯的体制去追赶中国，我看别说下辈子了，下下辈子他们也只能在梦里赢一次了。大家觉得印度的体制还有救吗？欢迎在评论区大声说出你的真实看法。我是小满，咱们下期视频不见不散。